हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2017 पेपर वन। केमिस्ट्री पोर्शन में पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ अ केज लाइक स्ट्रक्चर। कौन सा मॉलिक्यूल केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है? चार ऑप्शंस दिए। फर्स्ट ऑप्शन इज डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट, थर्ड इज बकमिंस्टर फुलरिन। ये क्वेश्चन बच्चों 10th क्लास का था। डायमंड का स्ट्रक्चर आपको पता है, इसका एक रिजिड स्ट्रक्चर बनता है, केज लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। ये जो है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो केज कैसा होता है? केज जो है वो बीच में से खाली होता है और उसकी बाउंड्री वॉल्स होती है, इसको बोला जाता है केज लाइक स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट जो है वो क्या करता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, केज लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाता ग्रेफाइट। तो हमारे ये दोनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। बकमिस्टर फुलरिन आपको पता है एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, फुटबॉल की तरह। सेंटर वाला पोर्शन खाली रहता है और बाहर बाउंड्री में ये एक स्फेरिकल बॉडी या सर्कुलर बॉडी बनाता है। सो बकमिस्टर फुलरिन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब इन्होंने ऑप्शन दिए, फर्स्ट ऑप्शन ओनली ए ओनली, सेकंड ऑप्शन both A and B, third option B and C, and fourth option C only. So this will be the correct answer, fourth option. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू विच सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम का कौन सा सॉल्ट टेम्पोररी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये क्वेश्चन भी 10th क्लास के ऊपर ही बेस्ड है। आपने पढ़ा था हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है। तो चार ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर। पहला है बाइकार्बोनेट्स। किसके बाइकार्बोनेट्स? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। सेकंड कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसकी वजह से टेम्पोररी हार्डनेस होती है। यहाँ पर टेम्पोररी हार्डनेस की बात हो रही है। ठीक है, तो टेम्पोररी हार्डनेस किस सॉल्ट की वजह से होता है? थर्ड ऑप्शन इज क्लोराइड and fourth option is sulfates. So which is the correct answer? Calcium and magnesium bicarbonate, CaHCO3 whole twice and MgHCO3 whole twice, they are responsible for temporary hardness. याद रखना इस चीज को। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनकी वजह से होती है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ यू आर स्टंग बाय हेयर्स ऑफ नेटल लीव्स, द बर्निंग सेंसेशन इज ड्यू टू। ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, जिसको नेटल प्लांट्स बोलते हैं। तो नेटल प्लांट्स के अंदर कुछ कांटे होते हैं, अगर वो कांटा चुभ जाए तो आपकी बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट होगा? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। नेटल लीव्स इंजेक्ट व्हाट? क्या चीज इंजेक्ट कर देती है अपने प्रे की बॉडी में? चार ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर। तो वैसे तो आपको जो है वो अब याद हो चुका होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज एसिटिक एसिड इंजेक्ट कर देती है बॉडी में। सेकंड इज मीथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती है बॉडी में। थर्ड ऑप्शन इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड फोर्थ ऑप्शन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों मीथेनोइक एसिड फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। दूसरा नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। ये इंजेक्ट करते हैं। ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस एसिड जो है इसका यूज़ करते हैं, जो उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है नेचुरली। ठीक है, तो नेटल लीव्स जो हैं वो भी इसी एसिड का यूज़ करते हैं, फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट Which of the following element is least reactive with water? कौन सा एलिमेंट पानी के साथ कम रिएक्ट करेगा? Least reactive with water. First option lithium, second sodium, third potassium, fourth cesium. ये क्वेश्चन जो है वो हम
टेंथ क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। रिएक्टिविटी सीरीज जो थी वो हमने पढ़ी थी। रिएक्टिविटी सीरीज में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी ग्रुप में जब डाउन द ग्रुप आप मूव करते हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज, रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो नीचे की तरफ आओगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ये डाउन द ग्रुप ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। और अगर सवाल ये पूछ लिया जाए मोस्ट रिएक्टिव कौन है, तो दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट विद वाटर। आंसर विल बी ए, lithium will be least reactive with water. Okay, next question. Rutherford's alpha scattering experiment was responsible for the discovery of. तो ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपने 9th क्लास में पढ़ा था। क्या डिस्कवरी हुई थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से? रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट किस चीज़ की डिस्कवरी करता है? तो इसमें एक ही चीज़ की बात बोली गई थी कि एटम जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस खाली रहता है और इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के रिजल्ट नहीं मिले थे, इलेक्ट्रॉन्स का उन्होंने न्यूट्रल बताने के लिए ये बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये बात बोली गई थी। तो यहाँ पर मेनली डिस्कवर क्या हुआ था? न्यूक्लियस। ध्यान रखना इस चीज़ का, न्यूक्लियस की बात बोली गई थी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के अंदर। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, तो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिला था हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में। नेक्स्ट इज प्रोटॉन डिस्कवर हो गया था, तो प्रोटॉन भी डिस्कवर नहीं हुआ भाई। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कब डिस्कवर होते हैं? जब कैथोड रेज और एनोड रेज की स्टडी करते हैं तब। थर्ड ऑप्शन इज न्यूक्लियस एंड फोर्थ ऑप्शन इज न्यूट्रॉन। तो ये तो हम कैथोड रेज और एनोड रेज की डिस्कवरी करते हैं तब पढ़ते हैं। ये इनसे भी बहुत ज़्यादा बाद में हुआ है, 1932 में डिस्कवर हुआ है। न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके, जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में की गई थी। तो आंसर विल बी सी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट ग्लास इज अ, ग्लास क्या होता है? ये क्वेश्चन फिर से 10th क्लास का आ जाता है। यहाँ पर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर जो था वो पढ़ा था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्लास क्या होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए। इट इज़ अ लिक्विड। Second option, it is a colloid. Third option, it is an amorphous solid. And fourth option says it is a crystalline solid. Crystalline solid. तो बच्चों आपने पढ़ा होगा ग्लास जो होता है वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। आंसर आएगा लिक्विड। इट इज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो। कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भाई बिल्डिंग्स जो होती है, पुरानी बिल्डिंग्स जो होती हैं, जो काफ़ी लंबा टाइम हो चुका जिनको बने हुए, उनके ग्लास जो है वो नीचे से थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं काफ़ी सालों बाद में, ऊपर से थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट A homogeneous mixture, it contains 2 liquid, how are they separated? तो आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है, 2 लिक्विड का मिक्सचर है ये, ठीक है, 2 लिक्विड्स को मिक्स कर रखा है, इनको सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करेंगे? 4 ऑप्शंस दिए हमें यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन से इज फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का यूज़ करके। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? चीज़ों को छानना, छलनी का यूज़ करके। तो फिल्ट्रेशन करके लिक्विड को कैसे सेपरेट करोगे भाई? ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इवेपोरेशन दिया। इवेपोरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो रूम टेम्परेचर पर रख देना, धीरे धीरे वो चीज़ इवेपोरेट हो जाएगी। तो सेल्फ ड्राइवन प्रोसेस होता है, ये अपने आप जो प्रोसेस होता है उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। अगर हम करवाते तो वेपराइजेशन टर्म लिखा होता, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जब हम करते हैं तो चीज़ें क्या हो जाती हैं? गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाती है। तो यहाँ पर कंडेंसेशन नहीं होगा। इवेपोरेशन से भी लिक्विड सेपरेट नहीं हो पाएंगे। एक ही मेथड बच गया डिस्टिलेशन, 10th क्लास में पढ़ा था, मेथड्स टू सेपरेट या मेथड्स टू सेपरेट मिक्सचर्स। तो डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं? दोनों कंपोनेंट्स को एक राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर लेते हैं, इनको जो है वो हम हीट करना शुरू करते हैं।
ऊपर से कंडेंसर लगा देते हैं। कंडेंसर में जो भी चीज़ पहले इवेपोरेट होगी वो यहाँ पर कंडेंस हो जाएगी और उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरीके से डिस्टिलेशन मेथड विल बी यूज्ड टू सेपरेट टू लिक्विड्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इट फॉर्म्स हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड। इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। तो भाई ये 10वीं क्लास के अंदर आपको जब चैप्टर पढ़ाया जाता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तब ये चीज़ बता दी जाती है कि सबसे ज़्यादा कंपाउंड कोई एलिमेंट बनाता है तो वो है कार्बन। ठीक है, तो एलिमेंट फॉर्मिंग मोस्ट कंपाउंड्स, फर्स्ट ऑप्शन दिया यहां पर ऑक्सीजन, सेकंड इज हाइड्रोजन, थर्ड इज क्लोरीन एंड फोर्थ ऑप्शन इज कार्बन। तो 3 मिलियन कंपाउंड्स हमें नोन है आज की टाइम पे जो अकेला कार्बन बना रहा है, और बाकी सभी एलिमेंट्स उनके अगर कंपाउंड्स को जोड़ लिया जाए तो उन सबके कंपाउंड जो है वो इतने होंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन बनाएगा, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कोरोड रैपिडली। किस एलिमेंट का कोरोजन रैपिडली होता है, कोरोजन पूछ रहा है, किसका रैपिडली होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए यहां पर हमें। फर्स्ट इज एल्यूमिनियम, सेकंड आयरन, थर्ड इज जिंक एंड फोर्थ इज सिल्वर, दैट इज Ag। तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी। देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। तो एल्यूमिनियम कहाँ है, ये रहा। आयरन किधर है, यहाँ पर है। जिंक कहाँ है, यहाँ है। और सिल्वर कहाँ आता है, कॉपर मरकरी सिल्वर। सिल्वर आता है सबसे नीचे। जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है और जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब आयरन जो है वो सबसे जल्दी कोरोड होगा इनमें से, क्योंकि आयरन जो सॉरी एल्यूमिनियम जो है वो सबसे जल्दी कोरोड होगा बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल आउट ऑफ दीज। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, तुम्हारे पास 180 ग्राम पानी है, इसमें तुमने 20 ग्राम नमक डाल दिया। अब ये बताओ नमक का मास परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो मास परसेंटेज निकालनी है हमें नमक की। तो क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास 180 ग्राम पानी है, इसमें हमने 20 ग्राम जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया। मास परसेंटेज बतानी है NaCl की कितनी आएगी। कैसे निकालेंगे मास परसेंटेज, कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन का टोटल वेट निकाल लो पहले। तो टोटल सॉल्यूशन वेट जो है वो कितना हो जाएगा, 180 + 20 दैट इज 200 ग्राम। ठीक है, इसमें NaCl कितना है, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम है 200 ग्राम के अंदर, तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, दैट इज मास परसेंटेज। क्या आ गया, 10%। आंसर आ गया 10%। 4 ऑप्शंस गिवन थे। पहला ऑप्शन है 5%, सेकंड इज 9%, थर्ड इज 10% एंड फोर्थ ऑप्शन से इज 15%। तो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 10%। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इट डिपेंड्स ऑन। वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है, तो वैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, कोई भी एटम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो वैलेंसी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये ऑप्शन दिया गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो भाई प्रोटॉन्स तो कभी हिस्सा ही नहीं लेते बॉन्डिंग में, ये तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ना तो इनको लूज किया जाता ना इनको गेन किया जाता। ठीक है, मास नंबर ऑफ एन एटम, मास नंबर का भी कोई रोल नहीं रहता बॉन्डिंग के अंदर, क्योंकि वैलेंसी का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन किए जाएंगे बॉन्ड बनाते टाइम। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, तो न्यूट्रॉन्स का भी कोई रोल नहीं रहता बॉन्ड बनाने में। लास्ट ऑप्शन इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन दी आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और यही डिटरमाइन करते हैं कितने बॉन्ड बनेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही वैलेंसी होगी किसी भी एटम की। ये हो गया, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है, मैच करना है हमें। ये क्वेश्चन जो है वो एक पहले भी एक पेपर के अंदर जो है वो आ चुका है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं नोबल गैसेस के, ठीक है। तो ये कॉलम फर्स्ट है, यहाँ कॉलम सेकंड है। आर्गन दे रखा है, इसके बाद नियॉन, क्रिप्टन दे रखा है, एंड फोर्थ इज जेनॉन। ये गैसेस दे रखे हैं। सेकंड कॉलम में इनके यूजेस दे रखे हैं। पहला यूज दे रखा है इन डिस्प्ले, इन एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले। तो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले में देखा होगा आपने कौन सी गैस यूज होती है ये बताना है। सेकंड दिया एयरपोर्ट पे लाइट जो होती है रनवे पे जो लगी होती हैं, एयरपोर्ट रनवे गाइडिंग लाइट्स, इनको रनवे गाइडिंग लाइट्स बोला जाता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया फोटोग्राफर फ्लैश गन। तो आपने कभी किसी स्टूडियो में जाके फोटो खिंचवाई होगी तो उनके पास एक फ्लैश रखा होता है जिससे लाइट जो है वो एक इंस्टेंट के लिए प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये इसको मैच करना है। एंड लास्ट इज इन टंगस्टन फिलामेंट। तो टंगस्टन फिलामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होती है। तो मैच करना है। तो बच्चों आप पढ़ते आ रहे हो कि भाई बल्ब जो होता है उसके अंदर आर्गन गैस फिल की जाती है, किस लिए? टंगस्टन फिलामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आर्गन से मैच। नियॉन जो है ये यूज होता है एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले में, तो इनको नियॉन स्क्रीन भी बोला जाता है। देखा होगा आपने शहरों के अंदर लगी रहती है आजकल, ये डे टाइम के अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, ठीक है। तो दिन में भी ये इस तरीके से ग्लो करती है जैसे रात के अंदर ग्लो करती है, काफ़ी ज़्यादा लाइट एमिट करती है। तो ये हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले में। अब आ जाती है क्रिप्टन की बारी। तो क्रिप्टन जो है यहाँ पर ये आपका आ जाएगा एयरपोर्ट लाइट्स के अंदर, और जेनॉन जो है ये होता है फोटोग्राफर फ्लैश गन के अंदर। तो ये हो गया मैच। अब हमें 4 ऑप्शंस दे रखे थे। पहला ऑप्शन कहता है 3 1 2 4, ये सीक्वेंस दे रखा है कि ये थर्ड पे जाएगा, A B C D इस तरीके से। सेकंड ऑप्शन दिया है यहाँ पर 3 2 1 4। तो भाई A जो है वो थर्ड के साथ तो कभी नहीं जाएगा। आर्गन जो है वो फोटोग्राफर फ्लैश गन में तो यूज होता नहीं है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखे हैं? थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दे रखे हैं 4 2 1 3, 4 2 1 3। अब देखो ये तो सही मैच हो गया। बी जो है उसका दे रखा है सेकंड, तो नियॉन को एयरपोर्ट रनवे गाइडिंग लाइट्स में यूज नहीं करते। फोर्थ ऑप्शन देखो क्या दे रखा है 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको मैच करना है। इनके यूजेस जो हैं वो याद रखने हैं, नोबल गैसेस कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है शुगर केन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया एंड इट इज़ ग्रोन टू ऑब्टेन। शुगर केन जो है उससे क्या ऑब्टेन किया जाता है? तो फ्रुक्टोज, 4 ऑप्शन दे दिया हमें, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, और स्टार्च। तो शुगर केन इज ग्रोन टू ऑब्टेन, क्या मिलता है हमें शुगर केन की क्रॉप से? स्टार्च पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन सुक्रोज, और चौथा ऑप्शन जो दिया है दैट इज फ्रुक्टोज। आंसर आएगा सुक्रोज, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। तो पढ़ रहे हो 10th क्लास से पढ़ रहे हो ये फॉर्मूला। शुगर का फॉर्मूला क्या रहता है? सुक्रोज बोलते हैं शुगर से जो हमें ऑब्टेन होती है शुगर, उसको। करेक्ट ऑप्शन विल बी C। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है Which of the following statement is correct with regard to material of electrical insulator? कौन सा स्टेटमेंट सही है इंसुलेटर के लिए?
फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, दे कंटेन नो इलेक्ट्रॉन। ये इंसुलेटर किस वजह से होते हैं? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते। तो भाई ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई एटम नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेकंड स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट फ्लो इजीली थ्रू देम। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फ्लो थ्रू देम। हाँ, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, इसीलिए तो वो करंट को कंडक्ट नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। थर्ड दे रखा, दे आर क्रिस्टल। तो भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है कि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, दे हैव more number of electrons than protons on their surface. They have more electron than proton. ऐसा अगर हो जाए कि इंसुलेटर की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से, तो वो अपने आप ही करंट कंडक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो नहीं कर सकते इंसुलेटर के थ्रू, और इसी वजह से वो करंट कंडक्शन शो नहीं करते। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, रेडॉन इज अ, रेडॉन जो है वो क्या होती है? RADON। पहला ऑप्शन दिया, इट इज एन इनर्ट गैस। सेकंड, आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर। थर्ड, इट इज एन एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव है ये। फोर्थ, इट इज अ मेटल। तो बच्चों इसका सिंबल होता है RN। इनर्ट गैस होती है, नोबल गैस बोलते हैं जिसको। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ना तो ये आर्टिफिशियल फाइबर है, ना ही एक्सप्लोजिव है, ना ही ये मेटल है, नोबल गैस बोलते हैं इसको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। ये बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के कई सवाल आ चुके हैं भाई। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा? चार ऑप्शंस दिए हैं, Na2CO3, NaHCO3, CaCO3 एंड NaOH। तो ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला रहेगा। ये लाइमस्टोन, ये कास्टिक सोडा, ये वॉशिंग सोडा। तो आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड, दैट इज बी। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन पेंसिल लेड। जो पेंसिल का सिक्का होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो भाई सिक्के पे लिखा होता है लेड पेंसिल। तो बच्चा सोचता है कि लेड है इसके अंदर। ठीक है, और हो सकता है जल्दबाजी में अगर ध्यान ना दो तो इस पे ही टिक कर दो। तो पेंसिल लेड जो है वो किसका बना हुआ है ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन जिंक, सेकेंड ऑप्शन लेड, थर्ड ऑप्शन ग्रेफाइट एंड फोर्थ ऑप्शन इज टिन। तो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है, कार्बन का जो एलोट्रॉप होता है। तो ये हो गया हमारा 2017 पेपर 1। दैट्स ऑल फॉर टुडे।